हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिम्नोस्पर्म के बारे पर चर्चा करेंगे। जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधे, इनके इंट्रोडक्शन के बारे पर आप सुन लीजिए। पहले पीछे आपने देखा एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। इसके बाद नंबर आता है जिम्नोस्पर्म का। तो सीधी सी बात है कि जिम्नोस्पर्म जो हैं वो एल्गी से, ब्रायोफाइट से और टेरिडोफाइट से ज़्यादा एडवांस पौधे होते हैं। ये एंजियोस्पर्म की तुलना में क्या होते हैं? कम एडवांस होते हैं। एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के बीच के एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के बीच के जो पौधे होते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। मीन्स जिम्नोस्पर्म्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म। ठीक, अब इसके शाब्दिक अर्थ का मतलब जानते हैं क्या है। जिम्नो जिम्नो मीन्स होता है नेकेड और स्पर्म मीन्स होता है सीड। मतलब जिम्नो स्पर्म के पौधे कैसे हैं? नेकेड सीड वाले हैं। मीन्स नग्न बीजी पौधे होते हैं। वहीं अगर हिंदी में देखें तो अनावृत बीजी पौधे। अनावृत मतलब आवरण नहीं है किनके पास? बीजी मतलब बीज के पास। बीज के पास आवरण नहीं है, अर्थात बीज कैसा है? नग्न है। तो ये आपने शाब्दिक अर्थ देखा। अब देखते हैं एनसीईआरटी में कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है कि बीज या बीजांड नग्न होते हैं। जिम्नोस्पर्म के सीड और ओव्यूल कैसे होंगे? नेकेड होंगे, मतलब कवरिंग नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती हैं। इसमें शाकीय पौधे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। कैसे होंगे? झाड़ी पौधे होंगे या तो वृक्षी पौधे होते हैं, मतलब ट्री होते हैं। ट्री मिलेंगी, श्रब्स मिलेंगी, लेकिन हर्ब्स यहाँ पर रेयर प्रेजेंट होते हैं, मतलब दुर्लभता से मिलते हैं। ठीक, तो ये आपने देखा कि ये मध्यम अथवा लंबे वृक्ष होंगे। अब आपको बता दें, सिकोया नामक एक वृक्ष है जो सबसे टालेस्ट प्लांट है, सबसे लंबा पौधा है, वो भी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ही आता है। ठीक, याद करना, सिकोया सेम्परवायरेंस पूरा नाम है उसका। एनसीईआरटी में केवल सिकोया भर लिखा है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट प्लांट है और ये एंजियोस्पर्म नहीं है, यह जिम्नोस्पर्म ही है। अच्छा, ये कहां पर है? तो ये कैलिफोर्निया पर रेडवुड पार्क पर यह प्लांट मौजूद है। अब क्या है इसमें? इसमें देखते हैं मूसला जड़, मतलब जड़ जो इसमें होगी, रूट जो होगी वो टैप रूट होगी। क्यों? क्योंकि लंबे लंबे वृक्ष होते हैं और उसको सधने के लिए तो एडवेंटिशियस रूट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, उसमें क्या टैप रूट की ही जरूरत पड़ेगी जो बहुत गहराई तक जाए ताकि पौधे को पानी खींच करके दे। पौधे बहुत लंबे लंबे वृक्ष टाइप होते हैं, है ना। तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती? मूसला जड़ें पाई जाती हैं, टैप रूट पाया जाता है ऊपर। नेक्स्ट है अब कवक मूल और प्रवाल मूल, ये दो शब्द है। कवक मूल को हम माइकोराइजा कहते हैं। ये कैसे बनता है? तो पाइनस की रूट और फंगस के साथ एसोसिएशन होता है। फिर सुनिए, पाइनस की रूट और फंगस के साथ एसोसिएशन होता है, सहयोग होता है उनका, जिससे कवक मूल का निर्माण होता है। यहाँ पर लिखा जाए कि पाइनस की मूल और कवक ये मिलकर के क्या बना देते हैं? कवक मूल बना देते हैं, जिसको माइकोराइजा कहते हैं। अब साइकस की मूल और बीजीए, मतलब रूट ऑफ साइकस और ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स नील हरित शैवाल, इनके मध्य एसोसिएशन होता है, सहयोग होता है। तो क्या बन जाता है? प्रवाल मूल या कोरेलाइड रूट का निर्माण होता है। अच्छा, ये कोरेलाइड रूट क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। आपको पता होना चाहिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी पर हेड्रोसिस्ट नाम की रचना पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाती है। ओके,
अब आइए तने की बात करते हैं। इसका जो स्टेम होता है वो ऊडी होता है, काष्ठीय होता है, लकड़ी मतलब लकड़ियाहा स्टेम होता है जिसको हम ऊडी स्टेम कहते हैं। ठीक, और वो स्टेम कैसा हो सकता है, या तो वो ब्रांचेड हो सकता है या तो अनब्रांचेड हो सकता है। अगर ब्रांचेड है मतलब शाखित है तो वो पाइनस में मिलता है। पाइनस का स्टेम जो होगा वो ब्रांचेड होगा। याद रखना एनसीईआरटी की लाइंस हैं, पाइनस का स्टेम ब्रांचेड होता है, वहीं साइकस का स्टेम क्या होता है, अनब्रांचेड होता है। ठीक, अब पत्तियों की बात करते हैं, लीव्स। तो इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, इसकी पत्तियां ऐसी होंगी कि पूरा मरुद्भिद लक्षण शो करेंगी, जीरोफिटिक कैरेक्टर्स शो करती हैं। ठीक, लीव्स सिंपल होंगी, कंपाउंड होंगी और अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। ठीक, अधिक टेम्परेचर को सहन कर सकती हैं, अधिक मॉइस्चर को सहन कर सकती हैं और अधिक एयर को सहन कर सकती हैं। ठीक, तो ये पत्तियों की खास बात हो गई। पाइनस की पत्ती निडिल शेप्ड होती है, पूछा जाता है सूच्याकार पत्ती या निडिल शेप्ड लीफ किसमें मिलती है, तो पाइनस में मिलती है और उसे हम पाइनस की निडिल बोलते हैं। ठीक, पाइनस कैसा पौधा है, शंकु आकार पौधा होता है, कोन शेप्ड प्लांट होता है। ठीक, ये कोनीफर कहते हैं इसको, कोनीफर प्लांट। पाइनस कैसा है, कोनीफर प्लांट है या शंकु आकार पौधा है। अब पत्तियों की और क्या खास बात है, हमने बताया कि मरुद्भिद लक्षण शो करती हैं पत्तियां, तो पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम होता है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी टेरिडोफाइट जैसे उस प्रकार से फैली पत्तियां नहीं होती हैं। ठीक, कैसी होती है, उनका सतही क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है उनका, वो कम होता है। मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, क्यूटिकल कैसी होगी, मोटी क्यूटिकल पाई जाएगी ताकि पानी का ह्रास कैसा हो, अधिक ना हो, कम हो। ठीक, तो मोटी क्यूटिकल पाई जाएगी लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए। और गर्तिका रंध्र होते हैं, गर्तिका रंध्र का मतलब संकीर्ण स्टोमेटा, गर्तिका रंध्र का मतलब संकीर्ण स्टोमेटा मतलब घसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई जिम्नोस्पर्म के ऐसे लक्षण, जिम्नोस्पर्म के मरुद्भिद लक्षण बताइए या साइकस के मरुद्भिद लक्षण बताइए, तो आप बता सकते हैं कि पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम होता है, उसके ऊपर मोटी क्यूटिकल होती है और घसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। अब इसमें बीजाणुओं की बात करते हैं, तो बीजाणु इसमें दो प्रकार के होते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, मतलब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो ये सम बीजाणु नहीं होते हैं, मतलब होमोस्पोरस नहीं होते, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। और हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है कि दो प्रकार के बीजाणु पाए जाना, एक छोटे और एक बड़े आकार के। बीजाणु बीजाणु धानियों में बनते हैं। ठीक, बीजाणु कहां पर बनेंगे, बीजाणु धानी में बनेंगे। बीजाणु को हम स्पोर कहते हैं, बीजाणु धानी को स्पोरेंजिया कहते हैं। मतलब स्पोर कहां पर बनेंगे, स्पोरेंजिया पर बनेंगे, बीजाणु धानी पर बनेंगे। ठीक, और बीजाणु धानी कहां पर पाई जाती है, तो बीजाणु धानी बीजाणु पर्ण पर पाई जाती है। बीजाणु पर्ण को हम स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक, समझ गए, दो प्रकार के बीजाणु मिलेंगे, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। और बीजाणु कहां पर बनते हैं, बीजाणु धानी पर बनते हैं। बीजाणु धानी कहां पर पाई जाती है, तो बीजाणु पर्ण पर पाई जाती है। अब बीजाणु पर्ण क्या होते हैं, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होकर के शंकु बनाते हैं, कोन बनाते हैं। ठीक, तो बीजाणु पर्ण शंकु बनाते हैं, कोन बनाते हैं या इसको स्ट्रोबिलस कहते हैं। शंकु नर तथा मादा दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के शंकु मिलेंगे, नर शंकु और मादा शंकु, मेल कोन और फीमेल कोन। ठीक, अब एक बात यहां पर याद रखना कि जो फीमेल कोन होता है वो साइकस पर अब्सेंट रहा करता है, साइकस पर फीमेल कोन नहीं पाया जाता है। क्या मिलता है, केवल मेगास्पोरोफिल्स मिलते हैं, मतलब गुरु बीजाणु पर्ण मिलते हैं, लेकिन फीमेल कोन साइकस पर नहीं पाए जाते।
नर तथा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर हो सकते हैं। पाइनस एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें मेल कोन और फीमेल कोन एक ही वृक्ष पर पाए जाएंगे। वहीं साइकस जो है उसमें मेल और फीमेल कोन अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन याद रखना फीमेल कोन नाम की रचना साइकस पर नहीं होती है। क्या होती है? मेगास्पोरोफिल होते हैं, उन्हीं को हम फीमेल कोन मान लेते हैं, लेकिन फीमेल कोन नामक रचना नहीं पाई जाती है इस पर, साइकस पर। परागण किसके द्वारा होता है? तो परागण वायु के द्वारा होता है। एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे कीटों के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर परागण केवल वायु के द्वारा होता है बस। अब आप याद रखना पाइनस के जो परागकण होते हैं ना वो पंख युक्त होते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं और बहुत हल्के हल्के होते हैं, वो उड़ते रहते हैं, येलो कलर के होते हैं, तो उनके उड़ने को हम सल्फर सावर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब बहुत खास बात कि जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद। अच्छा, नर युग्मकोद्भिद कैसे बनेगा? ये नर युग्मकोद्भिद जो होगा माइक्रोस्पोर मतलब लघु बीजाणु से बनेगा, और जो मादा युग्मकोद्भिद है वो गुरु बीजाणु या मेगास्पोर से बनेगा। दो प्रकार के बीजाणु होते हैं ना, तो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, अर्थात मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक बनेंगे और मादा युग्मकोद्भिद से मादा युग्मक बनते हैं। दोनों का मिलन हो जाता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट से पुनः नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो जिम्नोस्पर्म में नर और मादा युग्मकोद्भिद जो होते हैं वो ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट के जैसे स्वतंत्र नहीं होते। ठीक, कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट पर बीजाणु धानी में ही ये रहते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके जो युग्मकोद्भिद होंगे वो स्पोरोफाइट पर ही बीजाणु धानी में भरे रहते हैं। उदाहरण इनके साइकस, पाइनस, सिड्रस और इफेड्रा है। तो ये अभी तक आपने देखा कि ये एनसीईआरटी के पॉइंट थे। कुछ एनसीईआरटी से हट करके पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको देख लीजिए। इसमें अंगुरित भ्रूण कोष मिलता है। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होगा वो हैप्लॉइड होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म का भ्रूण कोष कैसा होता है? वो ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है। बहुभ्रूणता यहाँ पर मिलती है। ठीक, जिम्नोस्पर्म में पॉली एम्ब्रियानी या बहुभ्रूणता का मिलना ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। इसके बीजांड जो होते हैं, ओव्यूल जो होते हैं, वो आर्थोट्रॉपस ओव्यूल होते हैं। ठीक, सीधे बीजांड होते हैं और यूनिटेगमिक होते हैं। ओके, अब इसमें अनुपस्थित क्या क्या होता है? तो इसमें द्विनिषेचन नहीं पाया जाता है, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा। अंडाशय या ओवरी नहीं पाई जाती है, फल या फ्रूट नहीं पाए जाते हैं, वाहिकाएं या वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, सहकोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक, ये वाहिकाएं कहाँ पर मिलती है? जाइलम में मिला करती हैं। तो जाइलम तो मिलेगा लेकिन उसमें वेसल्स या वाहिकाएं नहीं मिलती हैं जिम्नोस्पर्म में। और सहकोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स जो कि फ्लोएम में होती हैं वो भी यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। जीवित जीवाश्म के उदाहरण पूछ लिया जाता है, तो साइकस, सिकोया और गिंगो ये जीवित जीवाश्म के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके जीवाश्म भी मिलते हैं और जीवित अवस्था में भी ये प्लांट पाए जाते हैं। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है? तो जैमिया पिग्मिया, ये एक हर्ब है। ठीक, ये पेड़ नहीं है, एक हर्ब है ये, और सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म होता है। तो ये कुछ एनसीईआरटी से हट करके पॉइंट दिए हुए थे, इनको भी आप देख लेना। तो ये पूरा जिम्नोस्पर्म के बारे पर था, संभवतः आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर